सो वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम टॉटोमेरिज्म के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी टॉटोमेरिज्म पार्ट 2 है। अगर आपने टॉटोमेरिज्म का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉटोमेरिज्म है क्या, टॉटोमेरिज्म को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म बेस्ड ऑन, एक बार फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन हमने देखा था और एक बार रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखा था। आज के इस वीडियो को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि उनके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट को हम देखें, उनके यील्ड को देखें कि आखिर अगर कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, तो आखिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म को ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज जो डिस्कशन होगा वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, तो कीटो एंड इनॉल। तो मैं यहाँ से सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेके आपके सामने रखूँगा और ये मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी सिंपली मैं एसिटल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस एसिटल्डिहाइड की बात करूँ और इसका टॉटोमेरिक फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उसको रिमूव करिए, डेवलप हुआ कार्बन आयन और फिर ये आगे जा करके रेजोनेटिंग फॉर्म, और ये रेजोनेटिंग फॉर्म होने के बाद आप इसको सिंपली H+ डोनेट कर दीजिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो यानी ये इसका टॉटोमेरिक फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो ये ऐसा डिसाइड करते हैं। तो कीटो इनॉल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को बनाऊं कीटो और इनॉल दोनों के, तो आप देखेंगे कि CH2H, मैंने आपको कैसे बताया था, मैं आपको पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं। ये इसका इनॉलिक फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉलिक। कीटो का मतलब सिर्फ कीटोन ही नहीं, कीटो कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे एसोसिएट करते हुए लिखा गया है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ CH3 कर लीजिए, अब ये कीटोनिक ग्रुप भी दिखेगा और इसका नाम भी है कीटो। हालांकि ये कीटो वर्ड इवन एल्डिहाइड के लिए भी हम यूज करते हैं, नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप, रेदर देन फॉर दिस आइसोमेरिज्म कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो कीटो एंड इनॉल का ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है। अब अगर आप देखें यहाँ से यहाँ कन्वर्जन, तो आपको मालूम है कि कोई भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में तभी जाता है, फेवरेबल होता है, अगर उसका डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है तो वो फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा, बैकवर्ड कम आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मैं डेल्टा जी नॉट का बात करूं, तो ये क्या आएगा, डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा H। अच्छा, एंट्रोपी फैक्टर की मैं बात करूं, तो इसमें और इसमें मॉलिक्यूल देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड में बोथ साइड इक्वली, तो एंट्रोपी में अप्रोक्सीमेटली कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले, कोई खास चेंजेस तो नहीं दिख रहा है एंट्रोपी में, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों साइड। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये रिएक्शन किससे होने वाला है, इंथैल्पी चेंज से। यानी हमें इंथैल्पी चेंज, यानी हम सिंपली बॉन्ड एनर्जी देख लें, इधर से ब्रेक करने में कितना लगने वाला है, उधर से ब्रेक करने में कितना लगेगा, उसका डिफरेंस से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम डेल्टा H के बारे में मेनली फोकस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप मेजर डिफरेंस देखना चाहो तो एक कीटो और इनॉल में मेजर डिफरेंस क्या है, तो कीटो में, बाकी देखिए आप, ये जो डबल हाइड्रोजन है,
ये जो डबल हाइड्रोजन है ये एज इट इज मेंटेन, और क्या मेंटेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन। क्या ब्रेक कर रहा है, तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हम फॉर्म कर रहे हैं, और ये C डबल बॉन्ड O को भी हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जगह पे हम OH बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बाकी सारा तो आप कार्बन के बॉन्ड को भी अगर मैं यहाँ ब्रेक करके वहाँ रीफॉर्म कर देता हूँ, तो ये तीनों बॉन्ड को मैं इधर से बेसिकली ब्रेक कर रहा हूँ, और फॉर्म क्या कर रहा हूँ मैं, हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, जब हम इनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जीज को देखना चाहें, तो अगर आप इन सभी के बॉन्ड एनर्जी का सम करें, तो लगभग अगर आप टेबल से देख करके इसको फिगर आउट करें, तो ये वैल्यू लगभग 359 है, अप्रॉक्सीमेटली ये 359 किलो कैलोरी। और ये जो इनॉल फॉर्म का ये पर्टिकुलर सम अगर आप करने की कोशिश करोगे, तो ये वैल्यू लगभग 12 किलो कैलोरी थोड़ा कम आता है, और ये वैल्यू 347 के आसपास लगभग। इसे क्या समझ में आया कि इधर वाले बॉन्ड थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। अगर इंडोथर्मिक है तो डेल्टा जी नॉट भी क्या हो गया, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस हो गया। अच्छा, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आपको मालूम होगा, नहीं तो मैं आपको डिराइव करा देता हूं। तो क्या होता है, आपको याद होगा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी नॉट माइन प्लस आर इंटू टी ln QC विल बिकम KC। इक्विलिब्रियम पे जो QC होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी अगर 0 हो गया तो माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां से अगर मैं KC लिखना चाहूं log टू द बेस 10b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर टी। अब आप देखिए, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर ये फैक्टर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस इंटू पॉजिटिव वैल्यू विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अगर आप लॉग हटाते हो तो 10 टू द पावर सम नेगेटिव वैल्यू। कोई भी नेगेटिव वैल्यू आया, इसका मतलब दैट विल बी मच लेस देन 1, एक से तो कम होगा भाई। अगर आप 10 टू द पावर -1 भी लेते हो तो इसका मतलब क्या है, 1/10, तो ये एक से तो कम ही है ना। तो नेगेटिव पावर अगर आप यहाँ पे डालोगे तो वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। इसका मतलब कि इसका KC इज फार लेस देन 1, बहुत कम होता है KC 1 से। और कितना होता है अगर आप जानना चाहते हो तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली -6, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये पूरा चीज अगर आप सम करके निकालते हो तो क्या समझ में आया, इस पूरे डिस्कशन से क्या समझ में आया कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो है या इनॉल। तो बट नेचुरल है कि कौन फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म स्टेबल है। कितना स्टेबल है, तो लगभग अगर आप बॉन्ड एनर्जी के डेटा से देखो तो अप्रोक्सीमेटली 12 किलो कैलोरी कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अप्रोक्सीमेटली 12 किलो कैलोरी के आसपास स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो दैट इज द रीजन। अब आप सोचो 12 किलो कैलोरी से कितना डिफरेंस आ रहा है, यू कैन लुक एट दिस KC वैल्यू, लुक एट दिस 10 टू द पावर -6, क्योंकि डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो गया था। अब ये KC वैल्यू इतना आ गया, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आई होप कि आप ये इनके क्वांटिटी को भी निकाल सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका मान के चलूं कि 100 मोल हमने स्टार्टिंग में लिया था, या 100 मोल पर लीटर, तो ये 100 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे, और ये x आएगा, तो आप सिंपली x अपॉन 100 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है, यही किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप इसको रखेंगे, और अगर आप इससे सॉल्व करेंगे सिंपली, तो आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जो भी x आएगा
वो इसका परसेंटेज आएगा। अगर आप निकालोगे यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करके निकालते हो तो ये वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴% के आसपास आ रहा है। तो इमेजिन कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ये ना के बराबर है। 10⁻⁴%, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल है। तो कीटो और इनॉल में मोस्टली कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? आप बोल सकते हो 99.999% के आसपास ये मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा परसेंटेज सिर्फ इसका है। तो क्या ये हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जब कीटो में कोई स्ट्रेन फैक्टर आ जाए या इनॉल में कोई स्पेशल स्टेबिलिटी इफेक्ट आ जाए, जैसे एरोमेटिक हो जाए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इस इनॉल को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो वैसे केस में एरोमेटिसिटी का भी अपना एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा, उससे इनकी स्टेबिलिटी में फर्क आता है। तो जैसे इनॉल कहाँ कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, तो मैं पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं। जब कभी भी इनॉल में एरोमेटिसिटी आ जाए तो फैक्टर्स व्हेन इनॉल विल बी मोर स्टेबल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जब इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी? या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, जनरली कीटो is more stable, but if number one, enol is attaining aromatic character, then enol will be more stable. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है तो डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास ये कीटो फॉर्म है, ध्यान से देखिए, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये है। अब इसको रिमूव करते हैं। आप इसको रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव है। और इसको रेजोनेंस से डीलोकलाइज करा दो, बाकी सारे बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे। तो रेजोनेंस से डीलोकलाइज करने के बाद आप देखो O- आ गया, और आप H+ अगर दे देते हो तो ये OH बन जाएगा। तो क्या दिखाई दिया यहां से कि ये फॉर्म तो नॉन एरोमेटिक था, जब हमने H यहां पे अटैच था तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, जबकि ये कैसा हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे केस में, इसके पर्टिकुलर केस में, मतलब इक्विलिब्रियम दिखाने का भी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट मतलब वो इतना कम है ये कीटो फॉर्म इसका कि वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू कितनी है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप सरप्राइज हो जाएंगे, नियर अबाउट 10⁻13 + 13। आप इमेजिन कर लो कितना ज्यादा होगा ये इनॉल। तो जब भी एरोमेटिक स्टेबिलिटी आ जाए तो ऐसे केस में इनॉल, प्रोवाइडेड ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए कीटो फॉर्म, तो एरोमेटिसिटी लीड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल। वो इस बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंस को, जो 12 किलो कैलोरी के आसपास आ रहा था, उसको ओवरकम कर सकता है। और भी कोई एग्जांपल है? हाँ जी हाँ, एरोमेटिसिटी के अलावा है। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, इसके अलावा भी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर स्पेशल टाइप का स्टेबलाइजेशन आ जाए एरोमेटिसिटी के अलावा, जैसे जैसे ये एक मॉलिक्यूल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। अब आप इसके अगर एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि मिडिल और कॉर्नर दोनों पे है, लेकिन मिडिल इज मोर एसिडिक, तो आप इसको अगर हटा करके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था, अगर आप इसको करते हो तो आपको मालूम चलेगा कि इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म बन के आ रहा है, दैट इज दिस।
अब देखो यहाँ पे कैसा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं, अगर आप इसके कॉन्जुगेशन के को देख पा रहे हो तो इसमें जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, अगर ये हमारा लोन पेयर यहाँ आता है, ये इधर जाता है और ये O नेगेटिव होता है, तो आप देखो तो ये नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि ये H+ को यहाँ से रिमूव करके अपने पास रख सकता है, तो फिर ये फ्लिप कर गया बेसिकली। सो ओवरऑल देखा जाए तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन दोनों ही ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और उसमें भी और अच्छी बात क्या है, आप देखिए अगर काउंट करिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट्स काइंड ऑफ इट इज गोइंग इनटू द एरोमेटिक फेज। इतना बढ़िया ये स्ट्रक्चर है। ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो प्योर लिक्विड फॉर्म में, इसको सॉल्वेंट में ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, इसके ही लिक्विड फॉर्म में अगर आप चेक करोगे तो ये अराउंड 76% के आसपास, यानी रिमेनिंग ये सिर्फ और सिर्फ 24% होता है। तो सेकेंड फैक्टर कौन सा है, जब कभी भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ 6 membered cyclic conjugated ring, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग उसका फॉर्मेशन हो तो भी आएगा। अच्छा, अब मैं इसमें अगर एक चीज और आपसे पूछूं कि जैसा आप यहां पे देख रहे हो 24 और 76%, व्हाट डू यू थिंक अगर मैं यहां पे इस CH3 को, अच्छा बीच में मैं आपको बोल दूं कि आप लोग प्लीज ये सारे पॉइंट्स अलग से नोट करते रहिए, वीडियो को बीच बीच में रोक करके इसको आप नोट करते रहिए। अगर मैं इस CH3 को रिप्लेस कर दूं किससे, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया जहां पे मैं CH3 को रिप्लेस कर रहा हूं, और किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक ऐसा ग्रुप ले लिया जो कि उसको डिस्टर्ब करे, उसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब करे, जैसे मैंने OET ले लिया। इसके लेने से क्या प्रॉब्लम है, दो जगह पे प्रॉब्लम आएगा। एक तो ये कि ये जो कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेगा उसके वजह से जो पहले ये नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज कर रहा था इस साइड में, अब इसके डिस्टरबेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले आपको मिल रहा था इस हाइड्रोजन का, वो एसिडिक स्ट्रेंथ अब नहीं मिलने वाला है। दिस हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू दिस वन, एंड द रीजन बीइंग कि कॉन्जुगेट बेस जब इधर कॉन्जुगेट करना चाह रहा है तो बीच में ये भी अपना लोन पेयर देख के उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और ऊपर से देखो आप 6 पाई जो क्लोज कॉन्जुगेशन हो रहा था यहाँ पे, उसमें भी अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, सेम चीज में अगर आप ऐड कर दिए OET, यानी इसका अगर मैं टॉटोमर बनाऊं OET ऐड कर दिया तो ये उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। और दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि जब आप इसका टॉटोमर ड्रॉ करते हो, यानी अगर OET लगा करके, तो इसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। कितना होता है, अगर आप बुक कंसल्ट करो तो उसमें आपको मिलेगा कि ये वैल्यू OET लगते ही ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% अप्रोक्स इतना डिक्रीज कर गया। पहले देखो आप 76% था, डोमिनेटिंग था ये। अच्छा, ये अगर डोमिनेटिंग है तो क्या बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है क्या डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव? जी हाँ, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H नेगेटिव है इसका, डेल्टा G भी नेगेटिव है, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कमिंग ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट वन। तो ये मैंने OET दिखाया। और अगर आप एक चेंज कर दो, इस साइड भी OET डाल दो, जैसा यहाँ पे OET है, OET इधर भी डाल दो, फिर क्या होगा मालूम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 1% के भी नीचे चला जाएगा वो, इतना खराब सिचुएशन हो जाता है। तो OET इज डिवास्टेटिंग फॉर व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इनॉल परसेंटेज। इनॉल का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज करेगा अगर आप OET डालते हो। अच्छा, अगर मैंने OET नहीं डाला, अगर आपने इसको नोट कर लिया है, नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं।
अच्छा, इस OET को हटा करके अगर मैं यहां पे फिनाइल डाल दूं दोनों तरफ OET डालने से क्या हो रहा था? कॉन्जुगेशन बैडली अफेक्ट हो रहा था। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब कभी भी वो यहां से इनॉल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगता है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही डिस्टर्ब कर रहा है जैसे OET। बिल्कुल नहीं, OET का रेजोनेंस इज मच मोर इफेक्टिव देन द रेजोनेंस ऑफ अ बेंजीन रिंग विद C डबल बॉन्ड। इसका बाहर निकालना इज मच डिफिकल्ट, बट ये लोन पे डोनेट इजीली कर सकता है, क्योंकि जब भी आप बाहर ऐड करोगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप डोनेट भी करोगे तो भी इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि उल्टा और अच्छा इफेक्ट डालता है। क्या अच्छा इफेक्ट डालता है? आप बनाओ इनॉल फॉर्म तो आपको दिखाई देगा। तो मैं इनॉल फॉर्म बना करके दिखाता हूं। ऑलमोस्ट 100%। ये देखो इसका इनॉल फॉर्म। अगर आपको इनॉल फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो बेटर होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं और आप उसको रेफर करिए पहले। तो ये आपका इनॉल फॉर्म है। अब आप देखिए इसमें क्या और अच्छी बात क्या आ गई इसके अंदर। इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज है कि ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर यहां से आइए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब पूरा रेजोनेंस यहां से वहां तक एक्सटेंड हो गया। जबकि यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस यहीं तक लिमिटेड है, ये यहाँ तक पूरा दोनों रिंग का रेजोनेंस आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे वो बाकी सारा फैक्टर तो है ही, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब कुछ है। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग के ऐड करने से कॉन्जुगेशन और एक्सटेंड हो गया, तो ये 90% के भी काफी ऊपर रहता है, 90% के भी काफी ऊपर, मोर देन 90%, राइट। अब आप सोच लो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली इसके परसेंटेज को रफली आप ऐसा मान के चलो कि लगभग 100% के आसपास इतना डिफरेंस आता है इसमें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर मैं इन्हीं में छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दूं कि अगर आपको कंपेयर करना है, कि सर ये जो CH2 है इसमें कुछ चेंजेस करें, तो हाँ ठीक है करते हैं। यहाँ पे आप देखो C डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन के जगह पे अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 डाल दूं, तो अब आपके समझ से क्या होना चाहिए? तो ये हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, क्योंकि ये प्लस साइड डोनेशन। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका इनॉल का परसेंटेज डिक्रीज कर जाएगा। आपने एसिडिक हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ यहाँ पे ठीक है डिक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से और क्या खास बात है भाई, और अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, इस CH3 के जगह पे कोई ऐसा ग्रुप ले लो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जैसे कि आप NO2 ले लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, जैसे NO2, तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे केस में बहुत इजीली हमारा इधर से इधर का कन्वर्जन हो जाएगा। तो कीटो टू इनॉल फॉर्म में अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो तो भी होगा। तो ये दो फैक्टर जो मैंने बताया था, उसके बाद आपको मैंने बेंजीन के बारे में डिस्कस किया। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, increases enol content। फोर्थ, अगर मान लो आपके पास कीटो फॉर्म के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये 5 मेंबर्ड रिंग लेकर के, अगर ये मैं 5 मेंबर्ड रिंग ले लूं, तो यहां पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो यहां पे एक्सेसिव स्ट्रेन है, डबल बॉन्ड हो, क्यों स्ट्रेन है? क्योंकि आप इतना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आपस में यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। अगर ये रिंग नहीं बनाता मैं, तो ये फ्री रहते, जैसे कि ये डाइकीटो है, ये जो डाइकीटो फॉर्म है ये फ्री होता है बेटा, ये ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक ये दूसरे फॉर्म में रीअरेंज हो जाएगा, ये मतलब एंटी मोशन में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां फ्रीडम है मूवमेंट का, ये बिल्कुल ऐसा अरेंज हो जाएगा। आप देखो दोनों एंटी फॉर्म में चले गए। लेकिन अगर ये रिंग का पार्ट है, फिर तो ये सिर्फ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को जस्ट रिपेल कर रहे हैं। तो इससे अगर हमें रिलीफ लेना है, इससे अगर मुझे थोड़ा छुटकारा लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकाल करके मैं टॉटोमर बना दूंगा। अब आप देखो जो इनके बीच में रिपल्शन था वो अट्रैक्शन में चेंज हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फर्क पड़ा। तो इनके केस में भी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि लगभग 100% के आसपास यही कंटेंट है, 90% के ऊपर होता है ये। तो यहां पे भी हमारा अगर बात करूं तो स्ट्रेन्ड डाइकीटो कंपाउंड, स्ट्रेन और रिपल्शन, व्हेन इन कीटो फॉर्म देयर इज रिपल्शन। और ये कहां पे मिलेगा आपको? डाइकीटो, और वो भी डाइकीटो में कौन से? एडजेसेंट 1-2 पोजीशन पे। तो ये कुछ केसेस थे, इंपॉर्टेंट केसेस, जहां पे आपका इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो कीटो ज्यादा क्यों होता है? कीटो ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली उसका बॉन्ड एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग है, हायर बॉन्ड एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रहा है। जबकि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जैसे इनॉल में आपको मैंने दिखाया, एरोमेटिक हो जाना, या 6 मेंबर्ड कॉन्जुगेशन हो जाना, या एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन हो जाना, या कीटो फॉर्म में ही इस तरह की प्रॉब्लम आ जाना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया रिपल्शन की, ये सारे केसेस इनॉल के परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, चलिए ये तो मॉलिक्यूल का इफेक्ट हो गया ना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है वो भी हम देख लेते हैं। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आता है कीटो और इनॉल के परसेंटेज पे? तो इसका जो इनॉल फॉर्म हमने बनाया था, अगर वो आपको ध्यान है, राइट? तो इनके इनॉल फॉर्म टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा? तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन है, जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, 76% ये रहता है इसके प्योर लिक्विड में भी, और ये रहता है अप्रॉक्सीमेटली 24%। तो क्लियरली ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये डेल्टा एच इसका क्या है? नेगेटिव। अब अगर आपको याद आ रहा हो केमिकल इक्विलिब्रियम में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? सिंपली इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का अगर ये रेशियो है, तो आपका अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा, रिएक्शन बैक आएगा, और बैक आएगा तो आपका इनॉल का परसेंटेज डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जो एकदम पहला था, जिसमें इनॉल में कोई खास स्टेबिलिटी नहीं थी,
तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या खास बात है कि इसका डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। यहां अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा और यहां आपका इनॉल का परसेंटेज भी इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो। जबकि इस केस में तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है, पहले ये डिसाइड करना है क्या, जो मैंने अभी पीछे वाले सारे पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रख करके आप इसको डिसाइड कर सकते हो। ठीक है सर, टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख लिया, क्या कोई सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है क्या इनके परसेंटेज पे? जी हाँ, बिल्कुल, सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि ये खुद में एक लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल खुद में एक लिक्विड मॉलिक्यूल है और प्योर लिक्विड फॉर्म में ये 76% रहता है। लेकिन आप इसी चीज को अगर आप वाटर में ले लो तो परसेंटेज बदल जाएगा। इसी चीज को आप दूसरे किसी सॉल्वेंट में ले लो, वाटर के अंदर, और एक और सॉल्वेंट में ले लेता हूं, वाटर आपका कौन सा हो गया, पोलर प्रोटिक, और उसके बाद अगर मैं हेक्सेन ले लूं जो कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फिर क्या होने वाला है? तो अगर आप वाटर के बारे में बात करोगे तो वाटर में इसका परसेंटेज आता है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास। जबकि बच्चों अगर आप बात करो हेक्सेन के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली ये 92% के आसपास आता है। क्या समझ में आ रहा है इससे कि जैसे जैसे आप मीडियम को मोर पोलर एंड प्रोटिक बनाते जाते हो आपका इनॉल का परसेंटेज डिक्रीज करता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि इन दोनों में पोलैरिटी का डिफरेंस, दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर। कोई भी चीज ज्यादा पोलर हो तो पोलर सॉल्वेंट में उसका परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा डिसॉल्व होगा इसके अंदर, और ये रिलेटिवली लेस पोलर है, तो लेस पोलर चीजें रिलेटिवली लेस चीजों में ज्यादा डिसॉल्व होगी, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर आपका नॉन पोलर टाइप में सॉल्वेंट है तो उसमें आपका इनॉल का परसेंटेज इंक्रीज करेगा, अगर वो पोलर टाइप का सॉल्वेंट हो तो उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो एज द पोलैरिटी ऑफ द मीडियम, पोलैरिटी एंड प्रोटिसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, क्योंकि कीटो इज मोर पोलर देन इनॉल फॉर्म। तो ये मैंने आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिस्कशन किया किसके बारे में, कि कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अभी क्या कंप्लीट हो गया? जी नहीं, अभी भी 2-3 स्पेशल टाइप के टॉटोमेरिज्म बची गए हैं, जैसे कि नाइट्रोसो ऑक्साइम में। इसके अलावा कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि जहाँ पे अमाइन, इनामाइन, इन अमाइन एंड इमाइन का भी यूज होता है। इनको मैं किसी और पार्ट में आपको कवर कर दूंगा। आज बस एक लास्ट चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा इस टॉटोमेरिज्म में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। क्योंकि अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्यूटो डेरिवेटिव कराना, मतलब आप ड्यूटेरियम को सब्सटीट्यूट कराना। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि जैसे ये CH3 है आपके सामने, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OD- एंड D2O है, या फिर D3O+ यानी एसिडिक मीडियम में मिले, कोई फर्क नहीं, दोनों ही मीडियम में ये चलेगा। दोनों में मैकेनिज्म हालांकि अलग तरीके से जाएगा, बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में, दोनों में मैकेनिज्म इसका बिल्कुल अलग होगा, लेकिन दोनों ही केस में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो अभी मैंने क्या बताया था, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, यही फॉर्म ना। तो हम ऑब्वियसली इनॉल के फॉर्म में जाएंगे भी तो उसको बहुत कम, तो मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको। इसका इनॉल बनाएंगे, ये कैसे बना इसको भी अगर देखना है तो पूरा पूरा एक एक चीज में दिखाता हूं। तो CH2H, C डबल बॉन्ड OH। अब ये H है, अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया है तो OD- से इस हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा, क्या बन गया, तो ये CH2- डबल बॉन्ड OH। अब क्या कराना है हमें, रेजोनेंस। रेजोनेंस कराने के बाद वो कहाँ पहुंच गया,
O माइनस पे। अच्छा O माइनस, सोल्यूशन में क्या ज़्यादा है, क्या H2O है? नहीं सर D2O है, तो D2O है तो वो D को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन गया ये? अच्छा क्या रिएक्शन रुक जाएगा? नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी आएगा, बट इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो या इनॉल? तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कीटो ही ज्यादा स्टेबल, कीटो ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये फिर बैक आएगा, फिर से हमारा OD माइनस क्या करेगा, इस D को निकालेगा, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आएगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया O माइनस। अब क्या ये इधर आएगा तो इस बार फिर से कार्बन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे नेगेटिव आया तो अब क्या होगा, फिर से सर ये DOD किसी ड्यूटेरियम को ये निकालेगा, तो क्या बन गया, इसके अल्फा पोजीशन पे ड्यूटेरियम आ गया। तो क्या एक ही ड्यूटेरियम आएगा? अगर आप इसको छोड़ दो काफी टाइम के लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम ड्यूटेरियम इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, तो तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से हटा के D में कन्वर्ट कर सकता है। क्या इस हाइड्रोजन को टच करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसी हाइड्रोजन को टच करेगा ना जहां पे नेगेटिव आ रहा हो। क्या इस कार्बन पे नेगेटिव आया? क्या नहीं आया। तो जिस भी कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे हम ड्यूट्रो डेरिवेटिव बना सकते हैं। अब इसी छोटे से पॉइंट को अगर मुझे एक्सटेंड करना हो तो मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे फ्रेम कर सकता हूं, जैसे एक तो इस तरह का, आप थोड़ा ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इनके केस में अगर मैं D2O और OD माइनस डालूं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, फाइनल प्रोडक्ट तो कीटो ही बनेगा क्योंकि कीटो ही ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे केस में ये ध्यान रखना, ये बहुत कम अमाउंट लिया है मैंने, वेरी वेरी लेस, जस्ट कैटालिटिक अमाउंट इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, D2O एंड OD माइनस। यहां अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो ये D2O एंड OD माइनस में क्या होगा बच्चों? अब आप देखो यहाँ पे एक तो हमारा ये हाइड्रोजन भी अगर मैं निकालूं तो यहाँ नेगेटिव आयन स्टेबलाइज हो सकता है, या फिर मैं ये हाइड्रोजन भी निकालूं तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे और ये नेगेटिव भी रेजोनेंस से डिलोकलाइज कर सकता है यहाँ पे भी। अच्छा इसी बीच में जब भी ये ऑन द वे होगा टू ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस कार्बन पे भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो जहां जहां नेगेटिव आए वहां वहां हाइड्रोजन को के बदले ड्यूटेरियम रिप्लेस होने के चांसेस हैं। तो इन सभी जगहों पे आपको यहाँ पे भी D मिल सकता है, यहाँ पे भी D मिलेगा, इधर भी D मिलेगा और यहाँ तो D मिलेगा ही। ये इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया होता तो आप देखो नेगेटिव बना, ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो सकता है, इस जगह पे भी नेगेटिव आ सकता है, तो ये भी ड्यूटेरियम में चेंज हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो हम ड्यूट्रो डेरिवेटिव अगर हमें कभी भी कराना हो, ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूशन कराना हो, तो हर उस जगह पे ड्यूटेरियम आ सकता है जहां पे कार्बन आयन बनने का पॉसिबिलिटी है। ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताओ। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपके नज़र में आता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक का थोड़ा एक्सटेंशन कराऊंगा जहाँ पे नाइट्रोसो ऑक्साइम, इनामाइन, इमाइन टॉटोमेरिज्म, उनके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा तो डू शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट ऑल्सो। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।